ओके, सभी को नमस्ते बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपने ओसी के लेक्चर में और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी कि हम अकाउंट्स भी यानी बीके भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके भी लेक्चर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। सो हमारा थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। अलग अलग टाइप के प्रोनाउंसिएशंस हैं, यानी अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक बिजनेसमैन के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो छोटा सा कुछ व्यापार कर रहा होगा, उसकी खुद की कोई छोटी सी दुकान होगी, इवन कोई स्टॉल होगा, छोटा सा कोई ठेला भी हो सकता है। किसी के लिए भी ये चैप्टर, जो ऐसा इंसान जो खुद का ओनरशिप खुद के लेवल पे कोई भी छोटा सा बिजनेस कर रहा है, इवन उसकी चप्पल की भी दुकान है, किराने की दुकान है, वड़ा पाव की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, किसी भी तरह की शॉप या कोई छोटा सा बिजनेस करता है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने ये वर्ड पहले भी सुना हो। इसे आज और डिटेल में हम समझेंगे कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले एंटरप्रेन्योर होता क्या है? वैसे तो ये जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से ली गई है और वहाँ पे इसे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। हम पढ़ेंगे क्या है आगे। जनरली एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस करता है, रिस्क लेता है, इनोवेटिव थिंकिंग वाला इंसान होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप के एक लक्षण है, हम कह सकते हैं। हर किसी की विशेषता होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की ये विशेषता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का फुल टाइम जॉब है, यानी इसमें आप दिन रात लगे रहते हो क्योंकि बिजनेस ही आपका खुद का है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आजकल आप बहुत नाम सुनते रहोगे, एमबीए चाय वाला सुनते ही रहोगे। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्दौरे, गुजरात का एक लड़का, आजकल बड़ा फेमस है वो। कारण वो एक एंटरप्रेन्योर है। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही छोटे उम्र में, यानी कुछ ज़्यादा नहीं, आज से 5-6 साल पहले ही उसने 6-7 साल पहले ही स्टार्ट किया। गुजरात के किसी गली से, वहाँ के किसी एक छोटे से जगह से जहाँ पे उसने ठेला लगाना स्टार्ट किया और अपने पढ़ाई लिखाई की स्किल को उसने इस्तेमाल किया बिजनेस में। आज बहुत बड़ा नाम है। हालांकि उसका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है, वो शायद साल का कुछ 4 करोड़ कमाता है। हो सकता है मेरा डाटा गलत हो, लेकिन ऐसा सुना है। और वो पूरे मुंबई बोर्ड पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। इवन फॉरेन में भी उसके फ्रेंचाइजी आउटलेट देखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही एक दूसरा चाय वाला है, उसका नाम या नहीं याद आ रहा है, अनुभव दुबे शायद नाम है, उसके भी शॉप का कुछ तो नाम है। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। अभी तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सीधी सी बात है, और ये पॉइंट तो किसी में भी चाहिए। डेडिकेशन और हार्ड वर्क पढ़ाई में चाहिए, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए चाहिए, कोई बड़ा काम करने के लिए चाहिए, कोई भी काम करने के लिए डेडिकेशन हार्ड वर्क चाहिए होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये लगता है। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन? जो उस बिजनेस को चला रहा है। जैसे आपने कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप कहलाओगे एंटरप्रेन्योर। और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं, यानी कुछ नया लेकर आते हैं मार्केट में। जनरली उनका कुछ नया अप्रोच होता है, नई सोच होती है, नया स्कीम होता है, कुछ भी नया हो सकता है। दे आर ओनर्स। वो क्या क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, डिसीजन टेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। ये सारे फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योर के। यानी जो एक मालिक होता है उसके एक फीचर है। एक जो बिजनेस कर रहा है छोटे लेवल पे, उसके फीचर्स है। छोटे लेवल नहीं, बड़े लेवल के भी लोगों के फीचर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर रिफर्ड एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में खासकर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक चौथा भी होता है एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर ही वो इंसान है जो इन तीनों को लाता है।
और इन तीनों का इस्तेमाल करके बिजनेस को चलाता है, सीधी सी बात है। इसलिए लिखा है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल। सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, देखो लिखा भी है। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यस, आज अब देख रहे होगे भारत सरकार, मोदी सरकार कितना कोशिश कर रही है कि बिजनेस आइडियाज इंडिया में ज्यादा डेवलप्ड हो। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में नंबर 1 चल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ये एक तरह का वो पॉपुलेशन है जिसमें इंडिया के पास वर्किंग यानी कि यंग एज ज्यादा है, यंग एज वाले लोग ज्यादा हैं। यानी और किसी भी देश में जितनी यंग एज पॉपुलेशन इंडिया में है इस वक्त, उतनी और किसी भी देश में नहीं है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि ऐसे लोग जो देश में बहुत, देश के काम में, देश के आगे बढ़ने में बहुत सहयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कुछ 5, 6, 7, 8 साल पहले स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप स्कीम, नए बिजनेस को खोलने की एक मुहिम ही चलाई है और अभी तक चल रही है और कंटिन्यू चलती रह रही है कि भाई लोग नया नया आइडिया लें और नया नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। ठीक ना? तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बैकबोन होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की। ठीक ना? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री। यस, आप सोच सकते हो यार, आज सरकार या कोई भी देश आगे कैसे बढ़ता है? वहां की प्रोडक्शन से बढ़ता है, वहां के एनवायरमेंट से बढ़ता है, वहां के गुड्स सर्विसेज से बढ़ता है। और ये सब कौन देता है? ये बिजनेसमैन ही देते हैं। जितना अच्छा बिजनेस, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना देश आगे जाता है। राइट? चलो थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, यानी कि 1500 से लेकर 1600 के बीच की बात हो रही है। ठीक ना? यानी कि अकबर के टाइम की बात हो रही है, एक तरह से बोला जाए तो। इन द अर्ली 16th सेंचुरी द टर्म entrepreneur was used by Frenchmen to denote man leading in military expeditions। कहने का मतलब जो मिलिट्री को लीड करता था ना, उसके लिए इस्तेमाल शब्द किया जाता था, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब ही यही है, इनोवेटर। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, देखो दिखा है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो मिलिट्री में जो सबसे आगे लीड करते थे, लीडर होते थे, उनको एंटरप्रेन्योर फ्रेंच में कहा जाता था। अराउंड 1700 एडी, यानी कि लगभग 200 साल बाद, इस 16th सेंचुरी की बात, ये 18th सेंचुरी में आ गए हम। द टर्म वाज यूज्ड इन फ्रांस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्चर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और आर्किटेक्ट्स थे, उनके लिए फिर ये सब इस्तेमाल होने लगा। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी और फिर 100 साल बाद, द टर्म वाज अप्लाइड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द फ्रेंच इकोनॉमिक रिचार्ड कोटिलियन या कैंटिलियन। तो भाई धीरे धीरे ये शब्द मूव हुआ एक तरह से, क्योंकि शब्द का मतलब बिजनेस करने वाला नहीं है। शब्द का जो ये एंटरप्रेन्योर का वर्ड का जो मतलब है ना, वो इसका मतलब ही यही है कि इनोवेटर, न्यू थिंकिंग वाला, क्रिएटिव थिंकिंग वाला, रिस्क लेने वाला, डिसीजन लेने वाला। इसका मतलब ही यही है। शब्द का मतलब अलग है, शब्द का मतलब बिजनेसमैन नहीं है, शब्द का मतलब है इनोवेटिव थिंकिंग वाला, कुछ नया लाने वाला, कुछ नया करने वाला, नया सोचने वाला, बेहतर सोचने वाला। राइट? तो जहां जहां ये वर्ड फिट बैठा वहां वहां इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आज के डेट में एंटरप्रेन्योर कहा जाए तो लोग बिजनेस वाला ही समझते हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। इन 1948 द फेमस इकोनॉमिक्स जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो भाई इन्होंने और थोड़ा एक्सप्लेन किया और डिस्क्राइब किया उस वर्ड को, और इन्होंने एक नया शब्द निकाला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं, जैसे मालिक की विशेषताएं, तो मालिक किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। मालिक की विशेषताओं को क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एंटरप्रेन्योर करता क्या है, मालिक करता क्या है, तो जो भी वो करता है वो फीचर्स ही कहलाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। So as far as India is concerned, several factors are responsible for slow growth of entrepreneurs in pre-independent India। Pre-independent यानी आजादी के पहले
हमारे देश में मालिकाना एक्टिविटी यानी मालिकाना सोच डेवलप क्यों नहीं हो पाई, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं डेवलप हो पाई, लोग मजदूर ही क्यों रह गए या नौकर ही क्यों रह गए। तो कई सारे कारण है उसके, सीधी सी बात है, देश हमारे हाथ में नहीं था, अंग्रेजों के हाथ में था, वो चला रहे थे। उन्होंने नियम कानून सब कुछ ऐसे बना के रखे थे कि वो सब उनके हिसाब से था, इसलिए हम कभी मालिक वाली टेंडेंसी हमारी डेवलप नहीं हो पाई, हम नौकर वाली टेंडेंसी में रह गए। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए, सॉरी, द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आर इकोनॉमी वाज वेरी पुअर। इंडिया की बात हो रही है। तो जब हम आजाद हुए तो हम लगभग लगभग खोखले हो चुके थे। हमारे देश में जनसंख्या के अलावा और कुछ स्पेशल नहीं था। कुछ नेता थे गिने चुने जो सोच समझ रखते थे कानून की और बाकी सारी चीजों की, और एक विजन रखते थे बस। बाकी लोगों में वो टैलेंट नहीं था, लोगों में कोई चीज नहीं थी, कोई स्किल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी बढ़ने ही नहीं दिया वो, राइट। तो हम सब चीज में बहुत पुअर थे, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था तो पूरी डूबी हुई थी, ये तो गरीब काउंट थे हम। द इंडस्ट्रीज वे आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज। उस टाइम जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी तो बहुत मुसीबत में थी। तो मुसीबत क्या थी? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था हमारे पास, कैपिटल नहीं था, पैसा तो था ही नहीं, गरीब थे। मार्केटिंग प्रॉब्लम, वो हमें कुछ पता नहीं था मार्केटिंग के बारे में। हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरेबली इनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे भाई चीजों को सुधारने की कोशिश की गई, आगे लाने की कोशिश की, और आज हम देख रहे हैं कितना आसानी से बिजनेस किया जा सके उसके लिए गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आज के जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर फोकस कर रही है कि बिजनेस करना और आसान कैसे किया जाए। आपको याद होगा 1991 में, ये भी हमने शायद 11th में पढ़ा होगा, 1991 में जब एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लाई गई, तो जब एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो बिजनेस को और इजी कर दिया गया, क्योंकि उसके पहले बिजनेस करना थोड़ा हार्ड था, बहुत रूल्स रेगुलेशन टैक्स के नियम वगैरह वगैरह, तो दिक्कत होती थी, तो कोई बहुत अच्छा पैसे वाला ही बिजनेस कर पाता था, छोटे मोटे स्टार्टअप्स नहीं हो पाते थे। लेकिन 1991 के बाद चीजें थोड़ी आसान हुई और बिजनेस और आगे बढ़ा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। और आज ही गवर्नमेंट ने तो और आसान कर दिया है, लेस पेपर वर्क, जल्दी रजिस्ट्रेशन और भी बहुत कुछ, जिससे बिजनेस को और तेजी से करने के लिए छूट मिले और एक सहयोग मिले। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री एंड एज वेल एज टाइम टू टाइम। सही बात है। अब ये जो वर्ड है, ये हमने क्या देखा, फ्रेंच भाषा में कब इस्तेमाल किया गया था? 16th सेंचुरी में मिलिट्री लीडिंग को, जो मिलिट्री को लीड करता था उसके लिए इस्तेमाल करते थे। फिर 200 साल बाद 17th सेंचुरी में हमने देखा कि भाई ये इसको क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस्तेमाल होने लगा। फिर हमने देखा 18th सेंचुरी में इसे बिजनेस वालों में धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा। तो धीरे धीरे रिवॉल्व हुआ, यानी कि समय के साथ इसकी परिभाषा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बदलता गया। अलग अलग बिजनेस में इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से लिया जाता है, और अलग अलग टाइम पे भी इसे अलग अलग तरीके से लिया गया। इकोनॉमिक्स नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, हमने देखा ना, 400-500 सालों में एंटरप्रेन्योर का जो मीनिंग है वो चेंज हुआ। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। ये कुछ अलग टाइप का वर्ड है, ये फ्रेंच की भाषा है, इस फ्रेंच वर्ड से बना है एंटरप्रेन्योर। फ्रेंच भाषा क्या है? फ्रेंच शब्द क्या है? एंटरप्रेन्योर। इट मीन्स अंडरटेक। इसका मतलब था अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है कोई भी चीज अपने हाथ में, अपने एक तरह से अपने जिम्मेदारी में लेना, अपने कब्जे में लेना। कब्जा मतलब कब्जा नहीं करना, कब्जा मतलब कि उसको जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना। और बिजनेस यही होता है, रिस्क का काम है। ठीक है ना। बिजनेस क्या है? रिस्क का काम है। एक नया काम हाथ में लेना ही बिजनेस है, या रिस्क है या एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। यस, ऐसा, ये देखो, ये सेंटेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एक एन एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंसान जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और विलिंग टू रिस्क लॉस। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, कोई गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस चलेगा। होता है कोई गारंटी? आप भी कोई बिजनेस चालू करो तो हालांकि हम यही सोच के चालू करते हैं कि हम भाई प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन कोई गारंटी देता है कि नहीं आप करो बिजनेस आपको फायदा ही होगा? सॉरी। अरे अडानी, अडानी का बिजनेस देख रहे हो आजकल बड़े चर्चे में है।
एक रिपोर्ट क्या आई हिंडनबर्ग नाम के संस्था की या कंपनी की, 10 लाख करोड़ का लॉस हो गया अडानी को। 10 लाख करोड़, बाप रे बाप, इतना बड़ा अमाउंट है कि कई जन्म जन्म लग जाएंगे अमाउंट देखने में भी, खाली कमाना तो छोड़ दो। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है वो रिस्क टेकिंग ही होता है। एक जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है इस रिस्क के साथ कि उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो रिस्क लेके उसको क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? पैसा, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा। द कॉमन कीवर्ड बिजनेसेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। यस, बिजनेस है तो रिस्क है, और रिस्क है तो बिजनेस है। इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। वो हर्षद मेहता पिक्चर, हर्षद मेहता सीरीज देखिए, हर्षद मेहता, वो कौन सा गांधी है, गांधी करके कोई हीरो है, एक्टर है, प्रतीक गांधी, शायद प्रतीक नाम है, हाँ। तो बड़ा अच्छा एक्टिंग किया, वो सीरीज आप देख सकते हो, एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को देखना चाहिए। इसमें एक वर्ड है, रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है, ऐसा कुछ शब्द है। तो इसको यहाँ से भी जोड़ के देख सकते हो, बिजनेस है तो रिस्क है, या रिस्क है तो बिजनेस है, राइट। तो तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक ना भाई, पंडित है तभी पूजा पाठ शादी करवा रहा है, पूजा पाठ शादी करवा रहा है तो ही पंडित है, घुमा फिरा के एक ही मतलब है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज एन एंटरप्रेन्योर। कह रहा है भाई, अपने आपके अगल बगल गली में कोई छोटी मोटी शॉप हो, ग्रोसरी की दुकान, मसाले की या किसी भी चीज की, वो भी एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विसेज अक्रॉस द स्ट्रीट इज एन एंटरप्रेन्योर। आपके अगल बगल में कोई आयरन वाला है, लॉन्ड्री वाला है, कपड़े धोता है, आयरन करता है, सेट वगैरह करके देता है, वो भी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो अपने बिजनेस का मालिक है। द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियन रिलायंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड विच हिज हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज एन एंटरप्रेन्योर। रिलायंस कंपनी भी एंटरप्रेन्योर जो उसको चला रहे हैं। द फ्रीलांसिंग प्लम्बर हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड अनक्लोग्स योर ड्रेन्स इज एन एंटरप्रेन्योर। तो प्लम्बर भाई, आपका पानी का लीकेज या पानी भर गया वगैरह वगैरह जो भी काकी करता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है, और वो भी क्या है? एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर का सिंपल मतलब क्या निकला? एक तो जो कोई ऐसा काम कर रहा है जो खुद के लिए कर रहा है, यानी वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो मतलब आप तो नौकर हो गए, आप एम्प्लॉय हो गए, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हुए। एंटरप्रेन्योर कब हुए? जब आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, अपने खुद का कोई टैलेंट, कोई स्किल, कुछ क्रिएटिव आइडिया आप जनता को, लोगों को दे रहे हो और उसके पैसे लेते हो, जिसमें रिस्क भी है, तो कहते हैं आप एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, यहाँ तक कि ठेले पे फल फ्रूट सब्जियां बाजार लगती है ना, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, सब्जियों का मार्केट होता है, कपड़ों का मार्केट होता है, तो जहां जहां हम जाते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर हैं। तो बोलोगे यार ये सब बिजनेसमैन है, हमको पता ही नहीं है। हाँ, अब है तो बिजनेसमैन ही, भले ही हम उनको थोड़ा अजीब तरीके से देखते हैं। Entrepreneurship means willingness to an individual to start a new business venture by taking risk and managing this technology enabled competitive global environment। तो बहुत सिंपल सी बात लिखी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक तरह की ऐसी स्ट्रॉन्ग विलिंग या इच्छा जिसमें वो क्या करता है, एक नया बिजनेस चालू करता है, एक नया आइडिया के साथ उस आइडिया को मार्केट में ले जाता है, रिस्क लेता है, उसको मैनेज करता है, अच्छी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को कॉम्पिटिट करता है। जैसे आज मैं कुछ भी नया लेकर आऊं, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ जो सेकंड प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मार्केट में होगा ही होगा। जैसे आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे लोग बिस्किट बेच रहे हैं, मेरा इनोवेटिव क्या होगा उसके अंदर? बिस्किट इनोवेटिव नहीं होगा, मेरा इनोवेटिव ये होगा कि मैं किस तरह का टेस्ट अच्छा दे पाता हूँ, नया टेस्ट दे पाता हूँ, नया फ्लेवर ला पाता हूँ, नया नाम ले आके ला पाता हूँ कम दाम में। मतलब मेरा प्रोडक्ट कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। दुनिया में ऐसा लगभग लगभग कुछ नहीं बचा है जो मतलब नया ना हो, मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते जो नया हो, उसका कुछ ना कुछ नया मार्केट में होगा ही होगा, लेकिन आप कुछ फ्लेवर अलग दे सकते हो। ठीक ना, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बनेगा ही बनेगा। ठीक ना, सो द एंटरप्रेन्योर आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और
pioneer with a descriptive product or technology. Okay, the size of business, the type of work involved, the age or the formal education of the entrepreneur, etc., do not restrict the entry of entrepreneur. Similarly, the level of success or failure also does not matter. कितनी सही बात लिखी है। आपके बिजनेस का साइज क्या है, किस टाइप का काम है, आपकी क्या उम्र है, आपने कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ मतलब नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बस बात खत्म, आप बन गए। उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए एज भी मैटर नहीं करता। आप 70 साल के हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं, 18-20 साल के हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं, इवन उससे भी कम उम्र के लोग भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस का टाइप कोई भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, खाने पीने वाली चीज हो सकती है। ठीक ना, कोई म्यूजिक हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, फोटो हो सकती है, कुछ भी, फोटोग्राफी भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल मैटर नहीं करना है, चाहे आपका लेवल फेलर वाला हो या सक्सेस वाला। कहने का मतलब ये है कि हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने एक बिजनेस चालू किया, बंद हो गया, नहीं चला, दूसरा बिजनेस चालू किया, बंद हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई बिजनेस ट्राई किए, बंद हो गए, यानी वो फेलर। मार्केट में उनको देखा जाए तो क्या है, वो फेलर है। लेकिन उससे मैटर नहीं करता कि आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो, आप हो। जब जब आप कुछ नया मार्केट में देने की कोशिश कर रहे हो, जिसके मालिक आप खुद हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, कुछ मार्केट को नया दे रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। पॉइंट बस इतना सा है। ठीक है, entrepreneurs are the people who have the courage to offer, yes, कुछ नया सोच के मार्केट को देना, मतलब ऐसा कुछ देना जो मार्केट में है ही नहीं, किसी और ने बनाया नहीं है, वो आप लाके दे रहे हो, और इतनी हिम्मत करना कि लोग उसको खरीदें, ये सच में करेज का काम होता है। एंड टू शेयर एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विद द वर्ल्ड। करेज क्यों लिखा पता है? क्योंकि आज की दुनिया ऐसी ना कि आप कुछ भी कुछ नया, मतलब ऐसा कुछ लेके जाओगे ना जो उन्होंने पहले कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, तो आप पे हंसेंगे। जनरली ऐसे ही होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जब इंटरव्यू देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनको भी शुरू में ऐसे ही किया गया था कि वो जब नया प्रोडक्ट लेकर आए थे, नई स्कीम लेकर आए थे, लोग हंसते थे कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। खासकर हंसने वाले लोग हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, यही लोग होते हैं खासकर। लेकिन जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो लोग उनकी बात को मानते हैं, राइट? तो इसलिए करेज वर्ड लिखा हुआ है कि भाई इनके में बहुत करेज होता है कि नया कोई चीज लाए, शेयर करे, आइडिया अपना, प्रोडक्ट दे, सर्विस दे पूरी दुनिया को। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो मार्केट में देखता है कि लोगों को कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, या लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मोबाइल, तो जिसने मोबाइल बनाया होगा सबसे पहले, उसने कुछ तो सोचा होगा, उसने दिया मोबाइल मार्केट में। आज लोग बहुत ही इजीली फोन पे बात कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, आप लेक्चर देख पा रहे हो, क्या कुछ नहीं हो पा रहा है? आज के डेट में कितने सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल बेच रही हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, क्योंकि वो मोबाइल में कुछ नया इनोवेट करते जा रही है। मैंने कहा ना कि बिस्किट बेचने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ नया नाम, नया फ्लेवर, नया टेस्ट, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, अगला लेक्चर हम करेंगे बाद में स्टार्ट। चलो, बाय।